आज हम डिस्कस करेंगे लाइफ प्रोसेस के बारे में कि लाइफ प्रोसेस क्या है, हम कैसे पता करें कि कोई चीज जीवित है या नहीं। इसके लिए अगर हम किसी मनुष्य को देखते हैं बात करते हुए या किसी जानवर को दौड़ते देखते हैं तो हम इसका अनुमान लगा लेते हैं कि वह जीवित है। लेकिन अगर कोई सो रहा है तब तब हम देखते हैं कि उसकी सांसें चल रही है या नहीं। अगर उसकी सांसें चल रही हैं तो इसका मतलब कि वो जीवित है। लेकिन पेड़ पौधे तो हमें चलते हुए दिखाई नहीं देते। तब तब हम ये देखते हैं कि क्या समय के साथ कोई पौधा बढ़ रहा है। अगर वो समय के साथ उसमें वृद्धि हो रही है इसका मतलब कि वह जीवित है। यानी हम ज्यादातर जीवित होने का प्रमाण किसी मूवमेंट से या गति के बढ़ने से लगाते हैं। लेकिन हर बार गति दिखे ये जरूरी नहीं। कुछ जीव जंतु ऐसे हैं जब वो सांस लेते हैं तो हमें पता नहीं चलता। इसलिए केवल गति को जीवन मानना सही नहीं। हमारे एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे अणु मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते, अदृश्य होते हैं। लेकिन साइंटिस्ट का ये कहना है कि ये अदृश्य जो गति है ये हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जो ऑर्गेनिज्म जो हमारे एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक तो सिंगल सेल यानी और दूसरा मल्टीपल सेल्स। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपना जो फूड का एक्सचेंज करते हैं, गैस फूड बनाते हैं या गैस का जो एक्सचेंज करते हैं या जो वेस्ट मटेरियल अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, इसके लिए कोई पर्टिकुलर ऑर्गन्स उसमें नहीं होता है। इनका जो फुल बॉडी होती है, सरफेस होता है ऑर्गेनिज्म का, वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होता है। इसीलिए इनको अलग से किसी ऑर्गन की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो मल्टीसेल ऑर्गन्स हैं, मल्टीसेल ऑर्गन्स जो हैं उनमें हर अलग स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, टिश्यू होते हैं जिनका कि अपना अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग में डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन के लिए होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन के लिए होता है। तो पर्टिकुलर सभी फंक्शन के लिए अलग अलग ऑर्गन्स पाए जाते हैं। हमारी जो बॉडी है वो हमेशा उसमें मेंटेनेंस और वृद्धि होती रहती है, ग्रोथ होता रहता है। इस वृद्धि और ग्रोथ जो हमारे बॉडी में कंटिन्यूअस चलती रहती है उसको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। और ये जो मेंटेनेंस हमारी बॉडी में कंटिन्यूअस चलता रहता है, इसको मेंटेन रखने के लिए तो इसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है? ये एनर्जी हमसे को मिलता है फूड से, न्यूट्रिशन से। तो अब हम देखेंगे कि जो लिविंग थिंग्स है वो न्यूट्रिशन यानी फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो जनरली ये दो प्रकार का होता है, एक तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये वर्ड से ही हमें पता चल रहा है, ऑटो यानी जो अपने से फूड बनाते हैं वो आते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर। जैसे कि पौधे, ये पौधे इनऑर्गेनिक जो मटेरियल्स होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है और क्लोरोफिल है, इन सब की मदद से सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी वो ऑर्गेनिज्म जो फूड जो बाहर से कंज्यूम करते हैं, डेड मटेरियल से, ऑर्गेनिक मैटर से जो फूड कलेक्ट करते हैं उसको हम रखते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ये जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है इसको भी 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेकंड है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और थर्ड है होलोजो न्यूट्रिशन। तो जो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं जैसे ईस्ट है, मशरूम है, ये कैसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं? ये डेड प्लांट्स और जो सड़े गले एनिमल्स या जो
पौधे पाए जाते हैं, उनके उनसे ये अपना भोजन लेते हैं। ये कैसे लेते हैं? इनमें जो डाइजेशन प्रोसेस है वो बॉडी के बाहर होता है। बॉडी के बाहर यानी ये जो ऑर्गेनिज्म, ये जो ईस्ट है और ये मशरूम है, इसमें जो डाइजेस्टिव जूस जो इनके बॉडी में होता है, जिस चीज को भी ये खाते हैं उसके ऊपर ये डाइजेस्टिव जूस को डाल देते हैं, जिससे कि जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाता है और उससे जो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट जो मिलता है वो टूट जाते हैं। तब इनके बॉडी में जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये सेल मेम्ब्रेन उसमें से न्यूट्रिशन को लेते हैं। यानी डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो इनकी बॉडी में ना होके आउटसाइड हो रहा है, बॉडी के बाहर हो रहा है। गैस्ट्रिक जूस ये सिक्रेट कर रहे हैं और जो ब्रेकडाउन हो रहा है फूड का वो बॉडी के बाहर हो रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ये पैरासाइट जो है मतलब ये फुल्ली दूसरों पे निर्भर होते हैं। इनका जो फूड है ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये फूड लेते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक वो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं और दूसरे जो हमारी बॉडी के बाहर पाए जाते हैं। तो हमारे बॉडी के बाहर जो पाए जाते हैं पैरासाइट्स, वो है लाइस, यानी हमारे बालों में जो जुए होते हैं वो एक पैरासाइट है। फिर खटमल, ये हमारे बॉडी के बाहर होते हैं और हमारे बॉडी से ही ये फूड लेके जिंदा रहते हैं। नेक्स्ट जो इंटरनल पैरासाइट है वो है टेपवर्म, यानी आपने सुना होगा कि पेट में कीड़े हो जाते हैं। तो ये कीड़े हमारी बॉडी से ही न्यूट्रिशन लेते हैं और जीवित रहते हैं। नेक्स्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है ये कॉम्प्लेक्स फूड को लेते हैं और उसको तोड़ के अपने बॉडी के अंदर इसको ब्रेक डाउन करके फिर ये उससे न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। इसमें अमीबा और ह्यूमन बीइंग ये आते हैं। अमीबा कैसे न्यूट्रिशन लेता है? अमीबा को जिस भी फूड लेना होता है ये उसके ऊपर पूरी तरीके से फैल जाता है और उसको अपने अंदर लेके डाइजेस्ट करके फिर उसमें से न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। और जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स फूड को लेते हैं और उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ के उसमें से ये न्यूट्रिएंट्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन ये सब उससे लेते हैं। तो हमने ये देखा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो ह्यूमन बीइंग है उसमें न्यूट्रिशन कैसे, पोषण जो लेते हैं वो कैसे होता है। तो ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्गन पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ये स्टार्ट होता है माउथ से, यहाँ पे आप देखेंगे डायग्राम में माउथ। फिर ये सलाइवरी ग्लैंड है जो सलाइवा सिक्रीट करती है जो कि फूड को तोड़ने में मदद करता है। नेक्स्ट ईसोफेगस जो कि फूड को स्टमक तक लेके आता है, ये है स्टमक। फिर पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन और देन लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। इसको हम आगे देखेंगे। जो ह्यूमन में डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है इसको दो भागों में बांटा जाता है। पहला गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और दूसरा होता है एक्सेसरी ऑर्गन्स। जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है इसमें जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं वो है माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। और जो एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं यानी जो ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो ये ऑर्गन है ये डायरेक्टली फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। लेकिन जो एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं, एक्सेसरी ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स हैं जो इनडायरेक्टली डाइजेशन को में हेल्प करते हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड।
सलाइवरी ग्लैंड, लिवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास। तो जो सलाइवरी ग्लैंड है ये सलाइवा सिक्रेट करती है जो फूड को मॉइस्ट करता है, और इसमें एंजाइम भी प्रेजेंट होता है। ये एंजाइम जो इसमें प्रेजेंट होता है ये स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है, यानी स्टार्च का जो डाइजेशन है वो ओरल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है लिवर। लिवर का क्या फंक्शन है? लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है जो कि फूड में जो फैट होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर ये जो बाइल है इसको कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में स्टोर रखता है, और जब हम कोई हैवी फूड लेते हैं तब ये जो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में जो बाइल होता है इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज कर देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पैनक्रियास। जो पैनक्रियास है ये डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ हार्मोन भी सिक्रीट करते हैं जो फूड को ब्रेक डाउन करता है और हमारी बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। तो हमने देखा कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये दो भाग में डिवाइड है, एक तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और दूसरा एक्सेसरी ऑर्गन्स। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कि जो डाइजेशन का प्रोसेस है ये कैसे होता है। तो डाइजेशन जैसे ही हम फूड लेते हैं, ओरल कैविटी में रखते हैं या हम देखते हैं, तब से जो सलाइवा का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। जब हम फूड को मुंह में रखते हैं और दांतों के हेल्प से, टंग के हेल्प से हम जो मिक्सिंग होता है फूड का, क्रशिंग होता है, उसमें म्यूकस भी रिप्रेजेंट होता है और सलाइवा। ये सलाइवा फूड को मॉइस्ट करते हैं और ये स्मूथ, मतलब हमको जो खाना निगलते हैं हम सॉलो करते हैं उसमें हेल्प करते हैं। और ये सलाइवा में हमने पढ़ा था एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्टार्च का डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब ईसोफेगस। जैसे ही फूड क्रश होके ईसोफेगस में एंटर करता है, अब हम इसको बोलस कहते हैं। ईसोफेगस में कोई भी एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन कोई भी फंक्शन नहीं होता। ये एक ट्यूब है जो कि ओरल कैविटी से फूड को लेके स्टमक तक लेके आती है। फिर हम देखेंगे डाइजेशन जो कि होता है स्टमक में। अब जो डाइजेशन है ये मैकेनिकली और केमिकली दोनों तरीके से फूड को ब्रेक डाउन करता है। अब मैकेनिकली यानी जैसे फूड हमारा दांतों से चबाया जाता है, टंग उसको मिक्स करने में हेल्प करती है ना, तो सलाइवा सिक्रीट होता है। ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है। अब और जो केमिकल प्रोसेस है यानी जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होते हैं वो केमिकल प्रोसेस है, यानी स्टमक में मैकेनिकल और केमिकल दोनों प्रोसेस काम करते हैं। किस लिए? फूड को स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ने के लिए। अब खाना जो बोलस था वो स्टमक में आता है। स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस है, HCl है, ये सिक्रीट होते हैं और मिक्सिंग का काम स्टमक में होता है। अब ये जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है ये तो केमिकल प्रोसेस है, लेकिन इसमें एक मैकेनिकल प्रोसेस भी होता है जिसमें कि एक स्टमक में हर 20 सेकेंड में एक जर्क प्रोसेस होता है, चर्निंग प्रोसेस होता है, जिसमें कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स में जो मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट हुआ वो फूड के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो विटामिन्स और मिनरल्स का भी एब्जॉर्प्शन होता है। कहाँ पे? स्टमक में। अब हम आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ है वो 5 मीटर होता है और जो लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ है वो 1.5 मीटर होता है। फिर भी स्मॉल इंटेस्टाइन हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं
और लार्ज इंटेस्टाइन जिसका की लेंथ 1.5 मीटर होता है, फिर जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से कम होता है, फिर भी हम इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। इसकी क्या वजह है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लेंथ में तो बड़ा होता है लेकिन डायमीटर में कम होता है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो लेंथ में कम होता है लेकिन डायमीटर में ज्यादा होता है। इसी डायमीटर की वजह से हम स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, फूड का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। यहाँ पे प्रोटीन, शुगर, विटामिन्स, मिनरल्स सभी का डाइजेशन होता है। क्योंकि ये 5 मीटर लंबा होता है और फूड यहाँ ज्यादा समय तक इसमें रहता है, इसलिए मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन है वो यहाँ पे होता है। नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में भी वाटर, मिनरल्स, विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन होता है। साथ ही साथ जो अनडाइजेस्टेड फाइबर्स होते हैं, यानी वो इसमें जो विटामिन्स, मिनरल्स थे वो स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब हो गए। कुछ चीजें हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन ने भी एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन इसके बाद जो चीज एब्जॉर्ब नहीं होती उसको हम अनडाइजेस्टेड फाइबर्स बोलते हैं। ये मिक्स हो जाते हैं किसके साथ? म्यूकस जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में होता है और बैक्टीरिया के साथ। ये बैक्टीरिया कहाँ से आते हैं? ये हमारे गट यानी इंटेस्टाइन में जो अच्छे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड को डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब वो जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो म्यूकस और ये बैक्टीरिया के में मिक्स होके इसमें से भी कुछ भाग लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा एब्सॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड जो बचता है वो उसको हम बोलते हैं फीसिस। ये फीसिस लार्ज इंटेस्टाइन से के रेक्टम का जो एरिया है वहां प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद ये एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर चले जाते हैं। नेक्स्ट एक्सक्रीशन। हमने देखा फूड हमने लिया, उसमें डाइजेशन का प्रोसेस हुआ, उसके बाद एब्जॉर्प्शन हुआ, यानी उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स थे हमारी बॉडी ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, और फिर है एक्सक्रीशन, यानी अब जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा वो वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे बॉडी से बाहर निकालने को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। अभी जो एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है इसको हम डेफिकेशन कहते हैं। इसमें जो वेस्ट मटेरियल है वो रेक्टम में जमा हो जाता है। जब रेक्टम की वॉल स्ट्रेच होने लगती है तो ये सिग्नल नर्व्स के थ्रू ब्रेन में जाता है। ब्रेन इन जो सिग्नल है उसको वापस डेफिकेशन रिफ्लेक्सेस को भेजता है, जो जिससे कि ह्यूमन बीइंग है उनको ये फील होता है कि डेफिकेशन होना है, यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये बॉडी से बाहर जाना है।